अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का टॉपिक है कि नॉर्वे में पीएचडी कैसे हासिल की जाए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होगा और पीएचडी के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो हम इस वीडियो में आज पीएचडी के रिगार्डिंग इन नॉर्वे डिस्कशन करेंगे। मेरा ताल्लुक पंजाब से था और जब भी छुट्टियां होती थी हम मरी नारायण कगान सैर के लिए चले जाते थे। तो अगर आपको भी सैर करना पसंद है और आप भी नॉर्दर्न एरियाज़ में फ्रीक्वेंट विजिट करना चाहते हैं तो नॉर्वे आपके लिए बेस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे आप नेचर के बहुत करीब होंगे। आप बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त व्यूज़, यहाँ के ब्यूटीफुल व्यूज़ को एंजॉय करेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे भी, और साथ साथ आपको पैसे दिए जाएंगे पढ़ने के भी। यहाँ पे तकरीबन जो एनुअल आपको पेमेंट की जाती है या आपकी सैलरी जो होती है वो तकरीबन 5 लाख नॉर्वेजियन क्रोन होती है। तो मंथली अगर हम उसको कहें तो 40,000 नॉर्वेजियन क्रोन, और टैक्स के बाद तकरीबन 30,000 नॉर्वेजियन क्रोन आपके अकाउंट में आते हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन आप 6.5 लाख या 6.5 लाख से ऊपर ही कह सकते हैं आज की डेट में। तो काफ़ी हैंडसम अमाउंट होती है सैलरी की। आपको पढ़ने के पैसे दिए जाते हैं, फिर आपको सारी फैसिलिटीज़ होती हैं यहाँ पर, और इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट है गारंटीड पीआर होती है, क्योंकि 3 साल के बाद आपको पीआर मिल जाएगी। और कुछ बल्कि मोस्टली लोगों की अभी पीएचडी कंप्लीट भी नहीं होती और उन्होंने पीआर हासिल, जिसे हम परमानेंट रेजिडेंसी कहते हैं, वो हासिल कर ली होती है। तो ये बहुत बेनिफिट है कि अगर आप नॉर्वे में पीएचडी करेंगे तो आपको सैलरी मिलेगी पढ़ने के लिए सैलरी मिलेगी। आप बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ इंजॉय करेंगे, आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपके इर्द गिर्द ही बहुत अच्छे और ब्यूटीफुल व्यूज़ होंगे। फिर नंबर 3 और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको यहाँ पे पीआर मिलेगी, परमानेंट रेजिडेंसी, जिसकी बेस पे आप परमानेंट यहाँ पे रह सकते हो और नेशनलिटी की तरफ प्रोसेस आपका ईजी हो सकता है। तो ये 3 मेन पॉइंट हैं जो कि लोग नॉर्वे में पीएचडी करने आते हैं वो इनको इंजॉय करते हैं। जी, अब हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि पीएचडी के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती है ताकि आप सक्सेसफुल कैंडिडेट्स बन सकें और आपको पीएचडी की ऑफ़र रिसीव हो जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि jobnorge.no, मैं इस वेबसाइट के लास्ट पे थोड़ा सा ब्रीफ डेमो भी आपको दे दूंगा कि वेबसाइट क्या है, कैसे है। तो आप खुद भी जाके देख सकते हैं। jobnorge.no पे तमाम रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं। जस्ट सिंपल आपने वेबसाइट खोलनी है, आपने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और सर्च बार में जस्ट लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस साइड पे था, तो मैं फॉर एग्जांपल जब मैं कर रहा था पीएचडी मैं फाइंड कर रहा था, तो सिंपल अगर आप सर्च बार में लिखें पीएचडी बिजनेस, 2 वर्ड्स भी लिखेंगे तो वो सारी बिजनेस रिलेटेड जितनी भी पीएचडीज हैं वो सारी आपके लिए वो शो कर देगा कि ये अभी ओपन पोजीशंस है। अगर आप इंजीनियरिंग के हैं या बायो साइंस के तो आप पीएचडी के साथ अपना रेलिवेंट फील्ड का नाम लिखेंगे तो वो पॉपअप कर देगा कि ये पीएचडी की पोजीशंस अवेलेबल है। मोस्टली पोजीशंस अवेलेबल होती हैं क्योंकि हर 3-4 साल के बाद पीएचडी फारिग हो रहे होते हैं कंप्लीट करके अपने, तो उसके बाद उनको नए कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं। और क्योंकि फंडिंग काफ़ी अवेलेबल होती है यूनिवर्सिटीज़ के बाद, तो वो आपस में यूनिवर्सिटी से कंपटीशन भी होता है कि जितनी ज़्यादा पीएचडी जनरेट करेंगे उतनी उनकी रैंकिंग बेहतर होगी। इसलिए पीएचडी पोजीशंस आती रहती हैं और आप देखते रहें तो jobnorge.no पे पोजीशंस मोस्टली अवेलेबल होती हैं। वहाँ जाएं, अपनी रेलिवेंट पीएचडी पोजीशंस फाइंड करें और उसमें अप्लाई करें। और अब हम देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो आपको कंप्लीट करनी है वाइल अप्लाइंग फॉर पीएचडी इन नॉर्वे। जी, इन रिक्वायरमेंट्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन आप अपनी पोजीशन को अप्लाई करते वक्त अपनी रेलिवेंट रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफिक पढ़ लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है कि आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट की हो और उसमें ऑन एवरेज बी ग्रेड होना चाहिए, और स्पेशली थीसिस में भी एटलीस्ट बी ग्रेड होना चाहिए। अगर हम ग्रेडिंग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो नॉर्वे में 5 ग्रेड है, A, B, C, D एंड E। A सबसे हाईएस्ट है, आप कह सकते हैं कि 90+ वालों को A देते हैं। B सेकंड हाईएस्ट है यहाँ पर, जिसको हम कह सकते हैं 80+ पे B आता है। तो इनकी पीएचडी के लिए रिक्वायरमेंट है कि कम से कम आपका B ग्रेड होना चाहिए मास्टर में, और मास्टर थीसिस में भी B होना चाहिए। तो अब अगर तो आपने नॉर्वे से, स्वीडन से या फिनलैंड से किया है तो उनको इन कंट्रीज़ में तो सेम ही है, उनके A, B, C, D, E 5 ग्रेड चलते हैं। तो उसमें तो इजी होता है यूनिवर्सिटीज़ को समझने में। अगर बी है तो वो ट्रांसक्रिप्ट से उनको नज़र आ जाएगा, बी है तो वो एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने
दूसरे कंट्री से किया है और अगर आपने पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से किया है, जहाँ पे डिफरेंट रेटिंग्स होती हैं, A+ होता है, B+ होता है, उसमें आप सिंपली ये रख सकते हैं कि सेकंड हाईएस्ट ग्रेड क्या है। फॉर एग्जांपल किसी में, अगर फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी में जैसे मैं कहता हूँ, हमारा सबसे हाईएस्ट होता था A+, फिर होता था A, फिर B+, तो हम कह सकते हैं कि A फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के लिहाज से सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा। तो अगर मेरा A पंजाब यूनिवर्सिटी में होता तो फिर मुझे PhD में एडमिशन मिलना था। तो आप सिंपली ये ध्यान में रख लें कि जहाँ से भी आपने पढ़ा है, अगर आपका मास्टर में सेकंड हाईएस्ट ग्रेड है जो कि B के और तकरीबन ऑलमोस्ट एवरेज के लिए 80% से ऊपर हो, तो वो एलिजिबल होगा PhD के लिए। अब मास्टर डिग्री किसको कहते हैं? जब मैंने किया था 2 साल का B.Com था और 2 साल का मैंने MBA किया था, लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान में 3 या 4 साल का बैचलर होता है और सेम ही प्रोसीजर नॉर्वे में या यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में होता है, तो यहाँ पे भी जो बैचलर है वो 3 से 4 साल का होता है और जो मास्टर है वो 2 साल का होता है। तो तकरीबन 17 से 18 ईयर्स की एजुकेशन के बाद यहाँ पे लोग PhD के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर पाकिस्तान इंडिया से लोग आ रहे हैं तो वो समझ सकते हैं कि बेहतर है कि अगर उन्होंने MPhil किया होगा और उसमें उनका कम से कम B ग्रेड होगा तो ज़्यादा बेहतर चांसेस होंगे वो PhD के लिए एलिजिबल होंगे। फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसे हम मोटिवेशन लेटर कहते हैं या एप्लीकेशन लेटर कहते हैं। आप जॉब Naukri.no पे जाएंगे तो वो स्टार्ट पे ही कहेगा कि आप अपनी कोई एप्लीकेशन भी बताएं कि आप क्यों करना चाहते हैं PhD, क्या है, अपने बारे में कुछ बताएं। तो आप एप्लीकेशन अपनी या मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपना आप बना के रखें और उसको इनलाइन करें जो आपकी फर्दर रिसर्च है, जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो आपकी प्रीवियस स्टडीज़ है और फर्दर जो फ्यूचर में आप स्टडीज़ करना चाह रहे हैं उनसे इनलाइन करके अपनी एप्लीकेशन को बनाएं कि क्यों आपकी मोटिवेशन क्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें मैं समझता हूँ PhD में मोटिवेशन है। मोटिवेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप PhD में समटाइम स्ट्रेस होती है, आपको रिसर्च गैप नहीं मिल रहा, आपको डाटा नहीं मिल रहा, आपको समझ नहीं आ रही कि क्वालिटेटिव अप्लाई करें, क्वांटिटेटिव अप्लाई करें, फिर डाटा कहाँ से लें, कौन सी वेबसाइट से लें। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो लोग आपको इंटरव्यू नहीं दे सकते, लैंग्वेज बैरियर हो सकते हैं। जैसे मैंने जब अपनी PhD करना चाह रहा था तो सबसे बड़ा इशू मुझे आया कि जब मैंने डाटा कलेक्ट करना था तो नॉर्वेजियंस इंग्लिश में मुझे इंटरव्यू नहीं देना चाह रहे थे, तो ये भी एक बैरियर हो सकता है। तो काफ़ी स्ट्रेस हो सकती है कि आपने कैसे कोप करना है। तो फिर इसके पीछे मोटिवेशन या आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो मोटिवेशन या डेडिकेशन ही आपको PhD में गो थ्रू करेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने आप विलिंग हैं PhD करने के लिए। ये तो नहीं कि जस्ट आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाने के लिए PhD करना चाह रहे हैं, तो ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। आपके अंदर स्पिरिट होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए और डेडिकेशन होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा अपने आप को कहते हैं पढ़ाकू कीड़ा जिसे कहते होना चाहिए और आर्टिकल पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम जब रिसर्च कर रहे थे तो अभी हम किसी चीज़ के बारे में सोच ही रहे होते थे और जाके स्कॉलर पे जाके चेक करते थे तो उस पर ऑलरेडी आर्टिकल पब्लिश हो चुके होते थे, तो हम कहते थे ये तो अभी हम सोच रहे हैं और ऑलरेडी लोगों ने काम कर लिया होता है। तो बहुत ज़्यादा आपको अपडेट रहना पड़ता है ताकि आप दुनिया से आगे चल सकें। अगर दुनिया से पीछे रहेंगे तो आपकी PhD नहीं होगी। आपको ऐसा रिसर्च गैप ढूंढना है जो कि अभी लोगों ने नहीं फाइंड किया और आप करना चाहते हैं। तो इसके लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है और यही मोटिवेशन लेटर जो यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं या जो लोग आपको हायर करेंगे उनको अट्रैक्ट करता है। फिर थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका रिसर्च प्रपोजल, टेंटेटिव रिसर्च प्रपोजल हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि बाद में वो चेंज भी हो सकता है आफ्टर डिस्कशन विद द सुपरवाइज़र कि वो किस साइड पे रिसर्च करना चाहते हैं या क्या उनके पास चीज़ है, या आप अपने आप को अपडेट करके फिर आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन आपको टेंटेटिव रिसर्च प्लान सबमिट करना पड़ेगा। उसमें अब फिर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हम ये कह सकते हैं कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उन प्रोफेसर्स के रिसर्च एरियाज़ क्या हैं। क्योंकि मुझे याद है जब मैं नॉर्वे में अप्लाई कर रहा था, फिनलैंड में भी अप्लाई कर रहा था, तो फिनलैंड में जब मैंने प्रोफेसर से बात की तो उसने कहा नहीं जी हम क्वांटिटेटिव ज़्यादा फोकस करते हैं क्वालिटेटिव से, तो मुझे फिर अपने आप को अपडेट करना पड़ा। तो आपको अपनी रिसर्च प्रपोजल जब बनाते वक्त आपको जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के जाके आपको प्रोफाइल पढ़ने पड़ेंगे, उनके रिसर्च टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। उसके लिहाज से आपको अपना रिसर्च मेथड या अपने रिसर्च प्रपोजल में जो भी चीज़ें हैं उसको अपडेट करनी पड़ेंगी और उसके लिहाज से इनलाइन करनी पड़ेगी ताकि आपका रिसर्च प्रपोजल उनको अपील करे, उनको अट्रैक्ट करे। प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताया
तो फिर आपको ओपन रिसर्च प्रपोजल भेजना पड़ेगा और वो वहाँ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप टीचर्स के रिसर्च एरिया से मैच करके आपको आइडिया हो जाएगा किस साइड पे वो प्रोफेसर रिसर्च कर रहे हैं, तो आप उनसे मिलता जुलता इनलाइन करके रिसर्च गैप निकाल के और रिसर्च प्रपोजल उस पर डेवलप कर लें। लेकिन अगर तो ऑन द अदर साइड अगर उन्होंने स्पेसिफिक बताया हुआ है कि उनके पास ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के लिहाज से ये रिसर्च क्वेश्चन है, इस पे आप अपना रिसर्च प्रपोजल बना के दें, तो फिर आपको चाहिए कि स्पेसिफिक उस रिसर्च या उस रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर जाके गूगल से डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ें और रिसर्च गैप निकालें और जो रिसर्च प्रपोजल है वो उनके प्रोजेक्ट या उनके रिसर्च प्रोजेक्ट से मैच करने की कोशिश करें, तभी वो आपको हायर करेंगे। तो दो किस्म की पोजीशंस होती हैं, एक ओपन होती है जिसमें वो डिफरेंट रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कुछ होती हैं जिसमें प्रोजेक्ट बेस्ड पोजीशंस होती है, उसमें आपको उस प्रोजेक्ट के लिहाज से ही रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहिए। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, आपको इसको मद्देनजर रख के ही रिसर्च प्रपोजल डेवलप करना चाहिए। फिर मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ CV रिक्वायर्ड करती हैं, रिज्यूमे जिसे हम कहते हैं, उसमें आप एक्सप्लेन करते हैं कि आप अगर कोई आपने इंटर्नशिप की हुई है, आपका कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है या आपने कोई जॉब की हुई है इंडस्ट्री में और वो रेलिवेंट है इससे, तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करनी चाहिए और उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है कि आप ऑलरेडी रिसर्च इंडस्ट्री में कर चुके हैं और प्रोफेसर इस चीज़ से खुश होते हैं कि आपको इंडस्ट्रीज के इश्यूज पता हैं और उस पर आपको इजी होगा और फिर आपको डाटा कलेक्शन में भी इजी होगा। जैसे कुछ फर्म्स मुझे नॉर्वे में डाटा नहीं दे रही थी, तो फिर मैंने कुछ डाटा पाकिस्तानी फर्म से भी हासिल किया क्योंकि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस था पाकिस्तान में। तो ये भी बेनिफिट होता है, अगर आपका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होगा तो आपके रेफरेंस होते हैं, आपके लिंक्स होते हैं और डाटा कलेक्शन में आपको आसानी हो सकती है। फिर यूनिवर्सिटीज़ पूछती हैं कि आपका प्रीवियस मास्टर थीसिस किस में था, रिसर्च क्या की थी आपने, वो आपसे रिक्वायर किया जा सकता है। अगर आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं तो वो आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन नॉर्वे में मैंने देखा है कि मोस्टली कंट्रीज़ में तो होता है कि रिसर्च पब्लिकेशंस हो तो बेनिफिट होता है, नॉर्वे में भी आल तो बेनिफिट होता है, लेकिन बहुत मैंडेटरी नहीं है कि आपने ऑलरेडी कोई पेपर पब्लिश किया हो। अगर आपको पेपर पब्लिश नहीं है और आप बहुत मोटिवेटेड हैं पढ़ने के लिए और PhD करने के लिए, उस पर भी नॉर्वे में यूनिवर्सिटीज़ हायर कर लेती हैं। मोस्टली फ्रेश कैंडिडेट्स को वो प्रेफर करते हैं और अगर आपका कोई पब्लिकेशन नहीं तो आपको इस बारे में ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आप मास्टर थीसिस के थ्रू उनको बता सकते हैं, अपनी रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स के थ्रू बता सकते हैं। तो डिफरेंट वेज होते हैं जिसके थ्रू प्रोफेसर आपको असेस कर लेते हैं, लेकिन अगर पब्लिकेशंस हो तो उसका एडवांटेज हो सकता है। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ GMAT और IELTS भी रिक्वायर करती हैं। अगर आपके यूरोप के किसी कंट्री से आपने मास्टर कंप्लीट किया है या नॉर्वे से, स्वीडन से, फिनलैंड से और या इंग्लिश कंट्री कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से, तो नॉर्वे की कुछ यूनिवर्सिटीज़ IELTS और GMAT को एग्जाम भी करती हैं अगर आपने इन कंट्री से किया हो। तो ये आपको स्पेसिफिक देखना पड़ेगा कि आपके केस में GMAT या GRE या IELTS एग्जाम है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये भी आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। और IELTS का स्कोर आप जाके दे सकते हैं, जैसे USN 6 बैंड रिक्वायर करता है, HHN 7 बैंड रिक्वायर करता है, 6.5 नूर यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती है। तो IELTS की रिक्वायरमेंट बैंड की भी चेंज हो सकती है और GMAT का स्कोर भी चेंज होता है। तो आपको रेलिवेंट jobnorway.no पे जाके उनकी रिक्वायरमेंट को देखना पड़ेगा। फिर सबसे लास्ट पे आपको 2 या 3 रेफरेंस आपको बताने होते हैं। तो मोस्टली आपने जो लास्ट प्रीवियस अपने सुपरवाइज़र के साथ कोई रिसर्च की है या मास्टर थीसिस में आपका वो सुपरवाइज़र था और या आपने इंडस्ट्री में कोई जॉब की है, तो आप उनके रेफरेंस दे सकते हैं और वो चेक करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है रेफरेंस, क्योंकि वो आपके बारे में नहीं जानते, तो रेफरेंस के थ्रू उनको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है। तो रेफरेंसेस भी वो रिक्वायर करते हैं और आपको देने चाहिए।
चलिए अब एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने तमाम रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट है आपके पास, आप jobnorway.no की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे। पहले वो आपसे एक एप्लीकेशन के लिए एक ओपन सा पेज आएगा, उस पर आपने MS वर्ड में अपनी एप्लीकेशन रेडी रखनी चाहिए। वहाँ से आपने कॉपी पेस्ट करके उसमें आपने सारी पेस्ट कर देनी एप्लीकेशन। उसके बाद आपने जस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देने और जस्ट सेंड कर देनी एप्लीकेशन। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत ईजी है। सिर्फ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं और जस्ट आपने उनको स्कैन करके साथ अटैच करना और जस्ट अप्लाई कर देना है। तो प्रोसेस में होता कि आपने अप्लाई किया फॉर एग्जांपल, उसके तकरीबन 1 से 2 मंथ के बाद आपको एक लिस्ट रिसीव होगी कि बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है नॉर्वे में, बहुत ये ट्रस्टेबल लोग हैं। वो पूरी आपको लिस्ट भेजेंगे कि ये लोगों ने अप्लाई किया है, ये लोग एलिजिबल हैं और ये लोग इनएलिजिबल हैं। वो इनएलिजिबल क्या है उनकी भी वो सब कुछ डिटेल बताते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट में आ गए। फॉर एग्जांपल 50 लोग एलिजिबल हैं, तो वो 50 लोगों के नाम और थोड़ा सा ब्रीफ सा देंगे कि इसने ये क्वालिफिकेशन है और ये उसका स्ट्रेंथ्स है। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं और वो क्यों हैं। यूनिवर्सिटी एक कमेटी फॉर्म करती है और उसमें डिफरेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, उनको वो एक कमेटी का हिस्सा होते हैं। फिर वो फर्दर डिसाइड करते हैं कि इन कैंडिडेट्स के अंदर से मोस्ट रेलिवेंट कैंडिडेट्स कौन से हैं। वो तकरीबन उसके 1 या 2 मंथ के अंदर वो फिर कमेटी अपना डिसीजन देती है। वो क्या करते हैं, वो इनसाइड प्रोफेसर से पूछते हैं कि किस किस के पास PhD पोजीशन वेकेंट है, क्या रिसर्च एरिया उसके पास, किसका रिसर्च जो प्रपोजल है उस प्रोफेसर या वो असिस्टेंट प्रोफेसर जिसके पास PhD वैकेंसी या पोजीशन अवेलेबल है उससे मैच करता है। फिर वो इनसाइड डिपार्टमेंट काफ़ी डिस्कशन के बाद उन्हें लगता है कि इस एरिया में फर्दर रिसर्च होनी चाहिए या इस प्रोजेक्ट में हमें लोग चाहिए और ये कैंडिडेट्स है, इनका प्रीवियस एक्सपीरियंस या प्रीवियस क्वालिफिकेशन उससे मैच करती है। फिर वो इनसाइड डिस्कशन करके फिर इन डिटेल आता है। फॉर एग्जांपल फिर जैसे हमारे केस में 5 लोग आए थे कि फॉर एग्जांपल फाइनेंस के अंदर ये 5 लोग हैं जो कि शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, ये रेलिवेंट हैं और इन 5 का हम इंटरव्यू लेंगे। तो आपके केस में भी ये बहुत ट्रांसपेरेंट होगा, आपको बताएंगे कि ये लोग हैं फाइनल 5 या 10, आपके केस में डिफरेंट भी हो सकते हैं, कि ये लोग हैं जो रेलिवेंट हैं और इनको हम इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। तो फिर आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। इंटरव्यू में आपके 2 इंटरव्यू भी हो सकते हैं, 1 इंटरव्यू भी हो सकता है। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करते हैं। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपसे एक ब्रीफ या एक छोटी सी डेमो कह लें या प्रेजेंटेशन भी कहेंगे कि इस टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन तैयार करके हमें प्रेजेंट करें। तो डिफरेंट इंटरव्यू के टेक्निक्स हो सकती हैं। मेरे केस में अगर मैं कहूँ तो उसमें एक HR की हेड थी और एक मेरा प्रोफेसर जिसके पास मुझे काम करना था ड्यूरिंग द PhD, और एक न्यूट्रल बंदा था, वो असेस कर रहा था कि क्या ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है। तो डिफरेंट इंटरव्यूज़ के टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू असेस करेंगे। फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में HR वाले जो पर्सन होगा वो जनरल आपसे स्ट्रेंथ और वीकनेस, आप क्या करते हैं ड्यूरिंग द ऑफ टाइम, आपकी हॉबीज़ क्या, इस तरह क्वेश्चन करेगा। फिर जो प्रोफेसर होगा जो आप जिसके साथ आपने फ्यूचर में काम करना होगा वो थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि आप ठीक है रिसर्च किया बहुत अच्छा, आप डाटा कैसे इकट्ठा करेंगे, आप कौन सी मेथडोलॉजी अप्लाई करेंगे, आप थ्योरी कौन सी अप्लाई करेंगे। तो वो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ सकता है आप, और उसी को आपने मेन इम्प्रेस करना है। और अगर उसको इम्प्रेस कर लिया तो वो इम्प्रेस हो गया तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और वो इंटरव्यू में ओपनली कह सकता है कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट अवेलेबल है, अगर आपको अपना रिसर्च प्रपोजल चेंज करना पड़े तो आप कर लेंगे, डेफिनेटली आप एग्री करेंगे, क्योंकि फंडिंग उनके पास होती है, उनको पता है कि किस प्रोजेक्ट में फंडिंग अवेलेबल जहाँ पे वो आपको हायर करके आपसे रिसर्च करवा कर आपको सैलरी दे सकते हैं। तो ये सब उस पर डिपेंड करता है। तो इंटरव्यू में इस तरह सारा प्रोसेस होता है और उसमें से उसके बाद फिर आपको बता दिया जाता है कि अगर आप सेलेक्ट हुए तो आपको तब भी ईमेल आ जाएगी, अगर आप सेकंड नंबर पे हैं तो आपको बता दिया जाता है कि आप फर्स्ट पे तो नहीं आए लेकिन सेकंड पे है। अगर फर्स्ट वाला PhD पोजीशन एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर आपको हायर किया जाएगा। तो प्रॉपर ये कम्युनिकेट करते हैं चीज़ों को और प्रॉपर और ओपन रखते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं ताकि सबको पता चले। इस प्रोसेस की सबसे अच्छी बात है, अगर फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम आप कोई PhD पोजीशन विन नहीं कर सकते, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नॉर्वे का प्रोसेस क्या है,
आप इसे लर्न बहुत ज़्यादा करेंगे कि आपकी क्या स्ट्रेंथ थी जिसको आप और इन्हांस कर सकते थे, और आपकी क्या वीकनेस थी उसको आप ओवरकम कर सकते। तो इस प्रोसेस से गुजरते गुजरते मोस्टली मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं 2-3 पीएचडी पोजीशंस में वो विन नहीं कर पाते, उसके बाद वो इन द एंड मतलब साल के बाद 1.5 साल के बाद, डिपेंड करता है, कुछ को फर्स्ट टाइम भी मिल जाती है। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस में गुजरते जाएंगे और आप मोटिवेटेड रहेंगे तो इन द एंड पोजीशंस मिल जाती हैं। टाइम लग सकता है लेकिन आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें और लगे रहें। मैंने काफ़ी एग्जांपल्स देखी हैं कि इन द एंड लोग कामयाब हुए हैं और उनको पीएचडी पोजीशंस मिली हैं। जी, अब हम इम्पॉर्टेंट टिप्स की बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग क्वालिफाई होते हैं एज़ पर क्राइटेरिया, लेकिन कुछ को पीएचडी पोजीशन मिलती है, कुछ को नहीं मिलती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो मेरे पास है, जो मैंने भी एक्सपीरियंस की, लोग पाकिस्तान या इंडिया से पीएचडी मिलती है, बिल्कुल मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नॉर्वे में मास्टर के लिए आए और आके मास्टर थीसिस में अगर आप अपने सुपरवाइज़र को इम्प्रेस कर लें तो वो डेफिनेटली आपको मास्टर के बाद पीएचडी पोजीशंस के लिए आपको हायर कर लेगा। जो यहाँ पे मास्टर करने आते हैं उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको पीएचडी पोजीशंस पाकिस्तान से डायरेक्ट नहीं मिल रही तो ये एक रास्ता हो सकता है कि आप यहाँ पे मास्टर के लिए आएँ और फिर आप देखें प्रोफेसर के साथ अटैच हो जाएं, कहाँ रिसर्च गैप है, उनको इंटरेस्ट शो करें कि आप पीएचडी करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स देखी हैं कि जो ड्यूरिंग द मास्टर ही लोग प्रोफेसर्स के साथ अटैच हो रहे थे, उनको बार बार रिवाइज कराते रहते हैं कि आई एम विलिंग टू डू पीएचडी, आई एम विलिंग टू डू पीएचडी, और उनके दिमाग में इतने सवाल होते हैं कि जैसे ही पीएचडी की पोजीशन निकलती है तो वो उस बंदे को हायर कर लेते हैं, क्योंकि उसने इतना इसको उनको बार बार बताया होता है। तो ये भी एक टिप हो सकती है, आप यहाँ पे आएँ मास्टर में। फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन तीनों कंट्रीज़ में ये टिप काम करती है। काफ़ी मेरे दोस्तों ने ऐसे पीएचडी हासिल की। आप आएँ यहाँ मास्टर कंप्लीट करें, अच्छे ग्रेड्स लें और टीचर के साथ एसोसिएट हो जाएं तो पीएचडी पोजीशन आप इंशाल्लाह विन कर लेंगे। फिर अगर पाकिस्तान से आप आ रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस प्रोफेसर के पास वैकेंसी अवेलेबल है। आप पाकिस्तान से भी टीचर के साथ कोरेस्पोंडेंस कर सकते हैं। उनको अगर आपने कोई रिसर्च गैप निकाला हुआ है तो आप उसको 3 या 4 पेजेस का आप प्रपोजल बना के टीचर को भेज सकते हैं। वो रिव्यू करके आपको बता सकता है कि हाँ जी ये ठीक है चीज़ें। वो उस रिसर्च प्रपोजल पे कन्विंस भी हो सकता है, और अगर उसके पास फंड्स अवेलेबल हैं तो उसमें से वो आपके लिए पोजीशन निकाल सकता है। यहाँ प्रोफेसर्स के पास फंडिंग होती है, लेकिन अब आपके ऊपर होता है कि आपने कन्विंस कैसे करना है। डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। लेकिन पीएचडी पोजीशंस ओपन में अप्लाई करें, कंपटीशन में आए, वो तो सबसे सिंपल तरीका है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू लोग यहाँ पीएचडी करने आए। आप कोशिश करते रहें, प्रोफेसर को अप्रोच करते रहें, उनको रिसर्च गैप के थ्रू उनके आर्टिकल्स पढ़ के फर्दर उसमें रिसर्च गैप निकाल के उनको कन्विंस करने की कोशिश करें। उनके पास फंडिंग होती है, वो कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। तो डिफरेंट टेक्निक हो सकते हैं। डिफरेंट स्टोरीज मैंने यहाँ सुनी है नॉर्वे में किस तरह लोगों ने पीएचडी विन की और डिफरेंट तरीके से। लेकिन अगर आप मेहनत करते रहेंगे और आप पीएचडी के लिए मोटिवेटेड हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। तो बस आप कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह इन द एंड आप कामयाब होंगे।